नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारी जो यूनिट चल रही है गैस स्टेट, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसको देखिए, हमने कल बात की थी मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम के बारे में, उसके आधार पर एक ग्राफ बनाया था। आज हम उसी वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर रहे हैं। वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सबसे पहले एक विधि है जिसको हम स्टर्न मेथड बोलते हैं, स्टर्न विधि। अब इसमें होता क्या है, दो स्लिट होते हैं, एक S2 एक S1, S1 S2 इस प्रकार से स्लिट होते हैं, दो जोड़े होते हैं, इसके दो पेयर्स होते हैं। ये पूरा S2 स्लिट है ऊपर और नीचे, ये पूरा S1 स्लिट है ऊपर और नीचे, ये पूरा S1 स्लिट है ऊपर और नीचे, और ये S2 स्लिट है ऊपर और नीचे। इसके उपकरण में स्लिटों के दो जोड़े S1 और S2 होते हैं, जिनके मध्य में एक प्लेटिनम फिलामेंट P होता है। तो ये वाला प्लेटिनम फिलामेंट P है, ये वाला प्लेटिनम फिलामेंट P है। यह पूरा उपकरण एक निर्वातित पात्र में रखा होता है, इसके अंदर निर्वात होता है। जब इसे विद्युत धारा द्वारा गर्म किया जाता है तो सिल्वर के परमाणु वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक सिल्वर की, अब जो फिलामेंट होता है इसके ऊपर हम सिल्वर की एक परत चढ़ा देते हैं, Ag की एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये प्लेटिनम का जो ये वाला है, ये F, ये है ये वाला, ये फिलामेंट है F, ठीक है। एक प्लेटिनम का फिलामेंट F होता है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परत चढ़ा देंगे सिल्वर की। अब देखिए, यह पूरा उपकरण निर्वातित पात्र में रखा जाता है। जब इसे विद्युत धारा द्वारा गर्म किया जाता है, जब लाइट लगाकर इसको गर्म किया जाएगा तो सिल्वर के परमाणु यहाँ पर वाष्पीकृत होंगे और जो स्लिटों में से निकल पाते हैं वे FP पथ में से होते हुए उपकरण के किनारों पर लगी हुई प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, इसके ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। अब यदि इस उपकरण को F अक्ष के लंबवत तेजी से घुमाया जाए, मतलब इसको यहां पर रख के और इसको इस तरीके से घुमाया जाए, इस तरीके से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इसको रख के इस तरीके से घुमाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, मतलब यहां से ऐसे घूमेगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन, इसका जो परमाणु का पथ है वो भी थोड़ा सा घूम जाएगा, अर्थात ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। क्योंकि समस्त परमाणुओं का जो वेग होता है वो समान नहीं होता, अतः प्लेट P पर सिल्वर परमाणुओं का निक्षेप एक बिंदु पर होने के स्थान पर, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो डॉट 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 सभी के ऊपर आ जाएंगे, इस तरीके से पूरे पर फैल जाएंगे और प्रायतम वेग वाले अणुओं के क्षेत्र में घनत्व अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर आएगा, यहाँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व आ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम प्रायतम वेग के बारे में बात कर लेंगे। इससे मैक्सवेल के वितरण नियम अर्थात अलग अलग प्रकार का इसमें वेग पाया जाता है, प्रायतम वेग, औसत वेग, उसके का हम यहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से इसका वितरण होता है। दूसरा है लैमर्ट की वेग फिल्टर विधि। इस उपकरण में एक क्षण L पर निश्चित दूरी पर दो दांतेदार चक्रियां लगी रहती हैं, A और B निश्चित दूरी पर लगी रहती है और उनके बीच में से प्रकाश जाता है। उपकरण के एक तरफ से स्रोत S द्वारा एक निश्चित ताप पर अणुओं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा CCl4 का एक पुंज स्लिटों की एक श्रेणी में से इस प्रकार गुजारते हैं कि वह एक संकरे किरण पुंज के रूप में हो। तो उपकरण के एक तरफ से जो स्रोत है उसके द्वारा एक निश्चित ताप पर अणुओं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और CCl4 का एक पुंज स्लिटों में से इस प्रकार से गुजारते हैं कि संकरे किरण पुंज के रूप में प्राप्त हो जाए। जब यह किरण पुंज दोनों चक्रियों के बीच में इस तरीके से चक्रियां घूमती है और उसके अंदर से इस तरीके से जो पदार्थ है, जो उसके विकिरण है वो निकलते हैं, खाली स्थान में कुछ गुजरेगा तो रेडियोमीटर में उसका संकेत अंकित हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है इसमें, ये इसका डायग्राम भी है हमारे पास, ये देखिए, ये देखिए। तो यहां से जाएगा, इसको अपने ऐसे घुमाते हैं, तो यहां से जब इसके अंदर से जाएगा, जैसे जब ये खाली स्थान आ गया, यहां से हमने एक प्रकाश का किरण पुंज डाला, तो यहां से टकराकर तो वापस आ जाएगा, यहां से टकराकर भी आगे नहीं जाएगा। तो जैसे ही खाली स्थान आएगा वहां से निकलेगा और रेडियोमीटर पर आएगा। अगला खाली स्थान आया, वहां से निकला और रेडियोमीटर पर आया। तो जैसे ही खाली जगह मिलेगी वहां से आ जाएगा। को गतिमान किया जाए तो एक चक्री के खाली स्थान में से गुजरने वाले वही अणु रेडियोमीटर तक पहुंच सकते हैं जिनका वेग चक्रियों के वेग का पूर्ण गुणक हो, अर्थात जो जब चक्री यहां पर आती है तब कोई अणु अगर यहां पर बराबर में हो वो ही यहां से निकल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं निकल सकता। क्योंकि उसी स्थिति में
एक चक्री के खाली स्थान से गुजरकर रेडियोमीटर तक पहुंच सकते हैं। छड़ L को विभिन्न वेगों से, अब इस छड़ को अलग अलग प्रकार के वेगों से घुमाते हैं और रेडियोमीटर द्वारा भिन्न भिन्न वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसका वेग हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जितने अणु यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, मान लो इस वेग पर इतने अणु प्राप्त हुए, दूसरे B वेग पर इतने अणु प्राप्त हुए, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। विभिन्न वेगों और उनसे संबंध अणुओं की संख्या में ग्राफ खींच लिया जाता है और यह ग्राफ भी मैक्सवेल के वितरण नियम के अनुसार आता है, तो इससे भी हम इसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। तो दो प्रकार की विधियां हैं, सबसे पहले स्टर्न की विधि, दूसरी है लैमर्ट की वेव फिल्टर विधि। तो इन दोनों विधियों से हम मैक्सवेल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है संघटन संख्या, जिसको कोलिजन नंबर बोलते हैं। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। देखिए, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणु सदैव गतिमान रहते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी हमारे पास अणु होंगे वो हमेशा गतिमान रहेंगे और हमेशा सीधी रेखा में ही गति करेंगे, जब तक कि वे अणु अन्य अणुओं अथवा पात्र की दीवारों से ना टकराएं। अर्थात वो हमेशा सीधी रेखा में गति करेंगे जब तक कि वो दूसरे अणु या पात्र की दीवार से नहीं टकराते। एक अणु इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में, एक अणु इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में विद्यमान समस्त अणुओं से कितनी बार टकराता है। मतलब एक अणु उस इकाई आयतन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में उपस्थित, उस जो एरिया है उसके अंदर जो उपस्थित अणु है उनसे कितनी बार टकराएगा, वह उसकी संघटन संख्या कहलाती है। और इसे निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, Z1 = √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C रो की स्क्वायर। ये C बार है, यहाँ पर वो हम पहले बात कर चुके हैं, C बार क्या होता है, रो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर जो C बार है अणुओं का औसत वेग है, रो यहाँ पर संख्या घनत्व अर्थात गैस के इकाई आयतन में विद्यमान अणुओं की संख्या है, सिग्मा यहाँ पर संघटन का व्यास है अर्थात टक्कर के समय दो अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, इकाई समय में गैस के इकाई आयतन में टकराने वाले समस्त अणुओं की संख्या √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर होती है। क्योंकि किसी भी एक टक्कर में दो अणु संबंधित होते हैं, अतः इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में होने वाली कुल टक्करों की संख्या Z11 होती है। Z1 एक टक्कर के लिए दो अणु संबंधित होंगे, दो टक्कर Z11। इसको हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, कुल संघटन संख्या Z11 बराबर 1/2 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं Z11 बराबर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर। नेक्स्ट है माध्य मुक्त पथ, जिसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर आपको कुल संघटन संख्या के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि कुल संघटन संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। Z11 = 1/2 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर और Z11 = 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर। माध्य मुक्त पथ अर्थात मीन फ्री पाथ। देखिए, समस्त अणु गतिशील होते हैं, सारे के सारे अणु गतिशील होते हैं, गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। दो अणुओं के टक्करों के मध्य जो दो अणुओं के जो टक्कर है उनके मध्य अणु जितनी दूरी तय करता है उसे मुक्त पथ कहते हैं। देखो, ये यहां से यहां गया और टकराया तो इनके बीच की दूरी d1 है, यहां से यहां गया टकराया इनके बीच की दूरी d2 है, यहां से यहां गया टकराया इनके बीच की दूरी d3 है, और यहां से यहां गया टकराया d4 है, यहां से यहां गया टकराया d5 है, और यहां से आगे आया तो ये d6 इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच का जो दूरी होती है उसको मुक्त पथ कहते हैं। जब चूंकि पात्र में गैस के अणु बिखरे होते हैं, अतः किन्हीं दो अणुओं के मध्य की दूरी तथा अन्य किन्हीं दो अणुओं के मध्य की दूरी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात इसकी और इसकी दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि कण भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से बिखरे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से, मतलब गैस के तो सारे कण एक जैसे होते हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से बिखरे हुए हैं इधर उधर, इस वजह से इनके बीच की जो दूरी होगी वो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब इनके बीच का जो पथ होगा वो माध्य पथ अलग अलग हो जाएगा। इनके बीच का औसत पथ निकालना पड़ेगा। इसके बीच का पथ अलग है, इसके बीच का पथ अलग है, इसके बीच का पथ अलग है, इसके बीच का पथ अलग है और इसके बीच का पथ अलग है, तो सारा का सारा माध्य हो जाएगा। टक्कर से पहले किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसे L द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
समझने की दृष्टि से माना चित्र में एक अणु ए गहरा काला किया हुआ विश्राम अवस्था में गति करते हुए D1 दूरी पार करके एक अणु से टकराता है, इसके बाद D2 दूरी तय करते हुए दूसरे अणु से टकराता है और फिर D3 तय करते हुए तीसरे अणु से। इस प्रकार ये आगे से आगे टकराते रहते हैं और n अणुओं से ये टकरा जाता है, n अणुओं से टकरा जाता है। अतः इन टक्करों से प्रभावित अणु ए द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? D1 प्लस D2 प्लस D3 और Dn तक। माध्य मुक्त पथ L बराबर D1 प्लस D2 D3 Dn अपॉन n, मतलब कुल दूरी तो उसने इतनी तय की है और कणों की संख्या कितनी है? n यहाँ पर अणुओं की कुल संख्या है जिनसे वह अणु टकराता है। माध्य मुक्त पथ L का मान गैस के घनत्व, दाब और श्यानता के मानों से प्रभावित होता है। अतः निम्न सूत्र द्वारा इसके मान की गणना की जा सकती है। L बराबर ईटा 3 अपॉन PD, L बराबर ईटा 3 अपॉन PD, और ईटा या नीटा यहाँ पर गैस की श्यानता है, विस्कोसिटी ऑफ गैस है, P यहाँ पर गैस का दाब है, D यहाँ पर गैस का घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने L का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया और L होता क्या है? L होता है माध्य मुक्त पथ। उसको ज्ञात करने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इसके लिए हमें बीच की दूरी का अंदाजा होना चाहिए। इसके लिए हम दाब, श्यानता और घनत्व के आधार पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है टक्कर या संगठन आवृत्ति क्या है? गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु लगातार गति करते हैं। अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि गैस के अणु लगातार गति करेंगे, इनकी गति विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में होती है, मतलब इनकी गति अलग अलग प्रकार के वेग से अलग अलग प्रकार की दिशाओं में हमेशा होती रहती है। इस प्रकार की गति में वे एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। एक सेकंड में एक अणु अन्य अणुओं के साथ कितनी बार टकराता है, उस संख्या को टक्कर या संगठन संख्या कहते हैं। मतलब एक सेकंड में एक अणु दूसरे अणु के साथ कितनी बार टकराएगा, उसको क्या कहा जाएगा? टक्कर या संगठन संख्या या कोलिजन नंबर कहते हैं। किसी गैस के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थात 1 सीसी आयतन में विद्यमान अणुओं द्वारा एक सेकंड में हुई परस्पर टक्करों की संख्या, किसी गैस के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन में जितने अणु हैं उनके द्वारा एक सेकंड में कितनी परस्पर टक्करें की जाएंगी, उसे संगठन आवृत्ति कहते हैं। टक्कर या संगठन आवृत्ति और माध्य मुक्त पथ का गुणनफल गैस के आरएमएस वेग के बराबर होता है। टक्कर या संगठन आवृत्ति और माध्य मुक्त पथ का जो गुणनफल होता है वो आरएमएस के बराबर होता है। तो आरएमएस बराबर आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल वेग। तो आरएमएस वेग बराबर क्या हो जाएगा? संगठन आवृत्ति इनटू माध्य मुक्त पथ। तो टक्कर या संगठन आवृत्ति किसके बराबर हो जाएगी? C अपॉन L के, क्योंकि माध्य मुक्त पथ किसके बराबर होता है? L के, और यह संगठन आवृत्ति इधर आ गई, आरएमएस वेग C के बराबर होता है। तो टक्कर या संगठन आवृत्ति को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? C अपॉन L के ये बराबर होता है। अर्थात आरएमएस अपॉन माध्य मुक्त पथ जो है वो क्या कहलाता है? संगठन आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठन व्यास के बारे में, जिसको हम कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, संगठन व्यास बोलते हैं, कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। इसमें देखिए कोलिजन डायमीटर या व्यास का मतलब है कि जब ये गैस के अणु आपस में गति करते हुए एक दूसरे के पास में आते हैं तो पास में आने पर एक जगह पर वो फिक्स हो जाते हैं और उसके ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की ये वाली जो दूरी है, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम संगठन व्यास कहते हैं। इस दूरी को हम संगठन व्यास कहते हैं। गैस के कोई दो अणु गति करते हुए जब एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो निश्चित दूरी तय करने के बाद वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, जिससे वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। अब पहले एक दूसरे के पास आएंगे, फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके अलग अलग प्रकार की दिशाओं में चले जाएंगे। दो अणुओं के मध्य की निकटतम दूरी के समय, जब हमारे पास दो अणु हों, उनके बीच की कम से कम दूरी के समय उनके केंद्रों के मध्य की दूरी को संगठन व्यास कहते हैं। दो अणुओं के मध्य की निकटतम दूरी के समय उनके केंद्रों के, दो अणुओं के बीच की निकटतम दूरी के समय उनके केंद्रों के बीच जो दूरी होती है उसको हम संगठन व्यास कहते हैं, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। संगठन व्यास सिग्मा से। तो व्यास कैसे हो गया? इसकी भी त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या, इन दोनों को मिलाएंगे तो व्यास हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है। यदि किन्हीं दो अणुओं के मध्य की दूरी सिग्मा से कम हो तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे,
और अतः अणुओं की परस्पर टकरे या संगठन एक ऐसी घटना है जिसमें समान परमाणुओं के दो केंद्र परस्पर संगठन व्यास सिग्मा की सीमा में आते हैं। अब ये उससे भी अगर पास में आ जाएंगे, मतलब दूर दूर हो गए, एक दूसरे से दूर दूर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, इससे अप्रतिकर्षित होंगे। अगर और पास में आएंगे, ये इनके बीच की दूरी सिग्मा है, अगर और पास में आएंगे तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, इसी को संगठन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का द्रवीकरण किस प्रकार से किया जाता है। क्रांतिक घटनाओं के अंदर हमने इस बात के बारे में बात की है। जैसा कि हम क्रांतिक घटनाओं में देख चुके हैं, किसी गैस को द्रवित करने के लिए पहले उसे क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है, क्योंकि क्रांतिक ताप से ऊपर हम उस गैस को द्रवीकरण कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितना भी ताप बढ़ा लें। गैसों को पहले क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाएगा और फिर उनका संपीड़न किया जाएगा, अर्थात पहले उनको ठंडा किया जाएगा, फिर उनके ऊपर प्रेस लगाकर उनको दबाया जाएगा, जिससे कि गैस क्या हो जाए, संपीड़ित हो जाए। उसके बाद में देखिए शीतलन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है जूल थॉमसन इफेक्ट। गैसों का शीतलन करके उन्हें उनके क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा करने के लिए दो सिद्धांत है, एक है जूल थॉमसन इफेक्ट और एक है, इसके बाद मतलब जो सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो सिद्धांत कौन सा होता है, वो सिद्धांत होता है अलग अलग प्रकार की पद्धतियां, इसकी पद्धतियों के अंतर्गत आएगा, और लिंडे विधि, क्लॉड विधि, अब इसमें ये विधि रुदोषम विचंपन विधि। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पर काम में ली जाती हैं। एक तो जूल थॉमसन सिद्धांत है, दूसरा वाष्पीकरण का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों से हम इसको कर सकते हैं। जूल थॉमसन सिद्धांत का मतलब क्या है, देखो समझो। जूल थॉमसन सिद्धांत का मतलब है जब भी किसी गैस को किसी जो उसका उच्च दाब है उससे निम्न दाब की तरफ प्रसारित किया जाता है तो उसका शीतलन हो जाता है। जब भी किसी गैस को उसके उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रसारित किया जाता है तो उसका शीतलन हो जाता है। देखिए, यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलने दिया जाए तो उसके ताप में कमी आती है, इसे ही शीतलन कहते हैं और जूल थॉमसन इफेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैसों के अणु में विद्यमान अंतराण्विक बल। गैसों के अणुओं में विद्यमान, अब इस होता क्यों है ये, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं उनके मध्य अंतराण्विक बल होता है। जब गैस को हम फैलाते हैं तो उसके बीच के जो अंतराण्विक बल टूटेंगे। अब टूटने के लिए बाहर से हम उसको कोई एनर्जी दे नहीं रहे तो गैस क्या करेगी, अपने स्वयं के ताप द्वारा ही उन बंधों को तोड़ने का प्रयास करेगी, जिससे कि गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसे ही जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। हाँ जी, गैसों के अणुओं के विद्यमान अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर इस प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकता है। गैसों के अणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यदि इन्हें फैलने दिया जाएगा, अर्थात इनके बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए सिस्टम को अणुओं की गतिज ऊर्जा से ही कुछ ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और गतिज ऊर्जा का मान कम होते ही शीतलन हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, जिससे गैसें ठंडी हो जाती है, शीतलन हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बाह्य कार्य कुछ नहीं किया इसमें। उसके बाद वाष्पीकरण। द्रवों के वाष्पीकरण से भी शीतलन होता है, क्योंकि द्रव के जो अणु वाष्पीकृत होते हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए द्रव से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। जब हम किसी द्रव का वाष्पीकरण करते हैं, द्रव का अगर वाष्पीकरण हो तो वो अपनी जो द्रव होता है वो किसके अंदर बदलता है, वो बदलता है जो गैस है उसके अंदर। तो वाष्पीकरण के लिए उस अणुओं को हमें क्या करना पड़ेगा, उन अणुओं की गति को बढ़ाना पड़ेगा, और अणुओं की गति बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो अणु है वो द्रव से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे द्रव का जो सतह का ताप कम हो जाता है। इसी प्रकार से मटके का ताप भी कम होना वाष्पीकरण के द्वारा होता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर से वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, इस वजह से पौधे के नीचे भी जो पेड़ है उसके नीचे भी ठंडक होती है, वाष्पीकरण के कारण होती है। उसके बाद देखिए जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त या व्युत्क्रमता। देखिए, प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जूल थॉमसन प्रसार में गैसों का शीतलन केवल उस स्थिति में हो सकता है यदि उनका ताप किसी निश्चित मान से कम हो, और ताप के इस निश्चित मान को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। अर्थात जूल थॉमसन प्रभाव तभी लग सकता है जब उनका टेम्परेचर किसी निश्चित टेम्परेचर से कम हो, उसे व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, और इसे TI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक गैस के लिए इसका मान जो होता है निश्चित होता है, व्युत्क्रमण ताप TI, जिसे वैन डर वाल्स स्थिरांक को इस प्रकार से संबंधित किया जा सकता है कि TI बराबर होता है 2A/RV। व्युत्क्रमण ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अब देखिए
अतः यदि रुद्धोष्म रूप से किसी छिद्रयुक्त ढक्कन में से किसी गैस को वितरण ताप पर बहुत कम दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमें किसी गैस का वितरण ताप जो उसका इन्वर्जन टेम्परेचर है वो हमें ज्ञात हो और हम उस जो गैस है वो बहुत उच्च दाब पर भरी है उसको हम बिल्कुल छोटे से जो छेद है उसमें से उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और रुद्धोष्म परिस्थितियां अर्थात ना हम बाहर से उष्मा दे रहे हैं ना ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो गैस तो बाहर निकलती जाएगी लेकिन उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। लेकिन यदि वितरण ताप के ऊपर किसी गैस को प्रसारित किया जाए तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है और वितरण ताप से कम पर उसको प्रसारित किया जाए तो उसमें शीतलन हो जाता है। अधिकांश गैसों का वितरण ताप सामान्य परिसर के भीतर होता है, इसी वजह से वो ठंडी हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन का वितरण ताप -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस है, इसके कारण इनको अगर प्रसारित होने दिया जाए तो इनमें शीतलन नहीं होता, ये गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए रुद्धोष्म प्रसार। जब किसी गैस को दाब के विरुद्ध प्रसारित होने दिया जाता है तो उसको कोई मैकेनिकल काम करना पड़ता है। इसके लिए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है, गतिज ऊर्जा के मान में कमी होती है। अब अगर रुद्धोष्म प्रसार किया जाए तो हम बाहर से उसको कोई ऊष्मा दे नहीं रहे, ना ही उससे ऊष्मा ले रहे हैं, तो गैस के जो अणु हैं उनको फैलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो वो गैस के अणु क्या करेंगे, एनर्जी कहाँ से लेंगे, वो एनर्जी लेंगे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा से, जिससे उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और कम होने से गैस का शीतलन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है अणुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। किस प्रकार से होता है देखिए, क्षारीय मृदा धातु के लवणों जैसे चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण की सहायता से परम शून्य ताप तक शीतलन उत्पन्न किया जा सकता है जिस पर गैसों का द्रवण हो सके। सर्वप्रथम डिवाई ने 1926 में यह बताया कि अणुचुंबकीय पदार्थों का रुद्धोष्म या एडियाबैटिक विचुंबकन किया जा सकता है। रुद्धोष्म परिस्थितियों में उनको चुंबक वहां से हटाई जा सकती है। बाद में 1927 में ग्योक ने बताया कि यदि किसी अणुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट किया जाता है तो उसके ताप में कमी आ जाती है। मतलब कोई अणुचुंबकीय पदार्थ है जो कि चुंबक से प्रभावित होता है उसको अणुचुंबकीय कहते हैं। अब यदि हम किसी विधि द्वारा उसके चुंबकत्व को नष्ट कर दें तो उसके ताप में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जूल थॉम्पसन सिद्धांत के आधार पर गैसों के 3-4 प्रकार से हम कर सकते हैं। रुद्धोष्म प्रसार कर सकते हैं, वाष्पीकरण कर सकते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों का विचुंबकन कर सकते हैं और जूल थॉम्पसन प्रभाव जो है ये सबसे शीतलन की क्रिया होती है। अब जूल थॉम्पसन प्रभाव के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी विधियां इसकी यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ओल्ड क्लासिक मेथड, फैराडे ने 1823 में फ्रीजिंग मिश्रण लिया जिसमें SO2, H2S, CO2 आदि गैसों का द्रवण किया। इसके लिए उन्होंने एक V आकार की नली ली जिसकी एक भुजा में कोई पदार्थ लेकर गर्म किया जाता है। यहाँ पर एक नली ली, अब यहाँ पर इसको कर दिया गर्म करने से गैस बन गई, गैस बन के यहाँ पर आई, यहाँ पर हिम मिश्रण है वो क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगी इस तरीके से, ये बदल जाएगी आपकी जो उसका वाष्प है उसके अंदर। गैस के द्रवण के लिए 2 शर्तों का पालन करना होता है। एक तो होता है कम ताप और अधिक ताप। गैस का द्रवण करना है तो हमको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि गैस क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। हिम मिश्रण में गैस धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी और सीलबंद नली में गैस बनती जाएगी। अब इधर से यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है और यहाँ पर गैस और बनती जा रही है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर गैस का दबाव बढ़ता जाएगा। तो गैस का दबाव बढ़ने के साथ साथ ये किसके अंदर बदलती जाएगी, द्रव अवस्था में बदलती जाएगी। उसके बाद थिलौरिए ने द्रवों के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन का उपयोग करके गैसों का द्रवण संपन्न किया। अब ये वाष्पीकरण द्वारा किया था। उन्होंने अधिक दाब सहन करने वाले उपयुक्त उपकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवण किया। जब वो जो V आकार की नलिका उसके अंदर इन्होंने काम किया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जब द्रव CO2 स्वतंत्र रूप से वाष्पीकृत होता है तो उसके शीतलन प्रभाव से शेष गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है। जब इसको स्वतंत्र रूप से वाष्पीकृत किया जाता है तो जो गैस होती है वो ठोस में बदल जाती है। इसी को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ईथर के साथ मिश्रण एक प्रशीतक की तरह काम करता है जिससे गैस का शीतलन करके उसका द्रवण किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए लिंडे विधि, ये लिंडे का उपकरण है जिसमें देखिए यह विधि जूल थॉम्पसन प्रभाव पर आधारित है। इस प्रकार से इसका उपकरण होता है O, A और B और द्रव वायु P इस तरीके से इसके अंदर है। वायु अथवा गैस को जिसे द्रवित करना है उच्च दाब लगभग 200 एटमॉस्फेयर पर केंद्रित पाइपों O में से गुजारते हैं। अब यहां से इसको गुजारेंगे O में से, ठीक है।
फिर वाल्व बी को खोलकर, अब यहाँ पर एक वाल्व है उसको खोल देंगे, ये वाल्व बी है इसको हम खोल देंगे। जेट जे में से चौड़े चैम्बर सी में प्रसारित होने देते हैं। अब इसमें से पहले तो उसके अंदर आएंगी गैस, अब इसको यहाँ से खोलकर और नीचे प्रसारित होने देते हैं। इससे गैस का दाब घटकर 50 वायुमंडल हो जाता है। अब इसका दाब कम हो जाएगा। शीतल वायु को बाह्य नली बी में से प्रवाहित करते हैं। अब यहाँ से ठंडी हवा को इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे गैस का शीतलन होने लग जाता है। इस प्रकार प्रशीतित वायु को फिर 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़न करके इस प्रक्रिया से गुजारते हैं। अब वापस यहाँ से लेकर आएंगे, फिर इधर लेकर जाएंगे और फिर इसको हम यहाँ से बना लेंगे। जब तक ये प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक सारी की सारी गैस द्रवित ना हो जाए। उसके बाद है क्लॉड विधि। क्लॉड विधि क्लॉड विधि का उपकरण है, बिल्कुल उसी के तरीके का उपकरण है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा यांत्रिक कार्य के सापेक्ष कुछ चीजें इसमें बता रखी हैं। तो इस प्रकार का उपकरण क्लॉड उपकरण के लिए है, वही सेम टू सेम इसके अंदर है, ऊपर की तरफ जाएगा, वापस यहाँ आएगा, फिर घूमेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है इसके अंदर क्लॉड विधि के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से, मतलब विचुंबकन से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको ठंडा कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से। उसके बाद हम द्रव संपीड़ित गैसों के कंप्रेस्ड जो गैस होती हैं उनके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ जी, इस विधि द्वारा शीतलन करने के लिए सबसे पहले अणुचुंबकीय पदार्थ का एक द्रव हीलियम बात के संपर्क में समतापीय चुंबकीकरण करवाया जाता है। तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ है सबसे पहले इसका चुंबकीकरण करवाया जाएगा टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए। आइसोथर्मल अवस्थाओं में टेम्परेचर स्थिर रहता है। उसके बाद पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन करवाया जाता है, अर्थात उसमें से चुंबक को निकाल दिया जाता है रुद्धोष्म परिस्थितियों में, जिससे शीतलन होता है, ठंड होती है। शीतलन की मात्रा, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीकरण की तीव्रता, अणुचुंबकीय लवण की हीट कैपेसिटी, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। अणुचुंबकीय पदार्थ के रूप में हम सीरियम फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं, गैडोलिनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, या दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं उनका लवणों का प्रयोग कर सकते हैं। उपकरण इस प्रकार से होता है, ये लिक्विड हीलियम है, ये NS, दो प्रकार के इसके सिरे हैं, चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं, ये D है। देखिए सबसे पहले अणुचुंबकीय पदार्थ को 1 केल्विन पर द्रव हीलियम के संपर्क में रखा जाता है। यहाँ पर द्रव हीलियम के संपर्क में इसको रखा जाएगा और टेम्परेचर आइसोथर्मल है, 1 केल्विन टेम्परेचर रखा जाएगा। पहली समतापीय अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में D स्थान में अणुचुंबकीय पदार्थ रहता है। अब पहली अवस्था में यहाँ पर अणुचुंबकीय पदार्थ रहेगा, ठीक है, जिससे द्रव हीलियम और पदार्थ के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से कर देंगे। दूसरी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र को हटाकर D स्थान को निर्वात कर दिया जाता है। पहली अवस्था में तो यहाँ पर ये निर्वात में नहीं होता, तो आसानी से इसके अंदर जो आदान प्रदान है ऊष्मा का हो जाएगा। दूसरी अवस्था में हम यहाँ पर निर्वात उत्पन्न कर देंगे। अब निर्वात उत्पन्न करने से ना एनर्जी यहाँ से आ सकती है और ना एनर्जी यहाँ से आ सकती है, अर्थात पदार्थ और द्रव हीलियम के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अब ये पदार्थ ठंडा होने लग जाएगा, जैसे इसका विचुंबकन करवाएंगे ठंडा होने लग जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय आवरणों के विदुष चुंबकन से 10⁻⁶ केल्विन तक का शीतलन संभव है, मतलब 10⁻⁶ केल्विन तक हम उसको नीचे ले जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, द्रव संपीड़ित गैसों के उपयोग कौन कौन से हैं। उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग के अंदर, कीटनाशक में, ब्लीचिंग पाउडर में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल इसकी जगह पर लिक्विड क्लोरीन का यूज किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, वर्तमान में जो लिक्विड क्लोरीन है उसका यूज किया जाता है। द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का शीतलन फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर उद्योग में किया जाता है। सोडा में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट, जेट इंजन इत्यादि में ऑक्सीजन के रूप में द्रव वायु का यूज किया जाता है। संपीड़ित ऑक्सीजन का, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन का यूज वेल्डिंग में किया जाता है। हवाई जहाज में संपीड़ित हीलियम का प्रयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए उदासीन वातावरण की आवश्यकता होती है, इसके लिए संपीड़ित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। घरों में जलाने वाली जो LPG होती है वो भी एक द्रव प्रकार की गैस है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो भी द्रव के अंदर है। और प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन इत्यादि जो होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये संपीड़ित गैसों के कुछ गुण हैं। आज हमने जो बात की है वो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने जो बात की है वो स्टर्न की विधि के बारे में बात की है कि किस तरीके से हम मैक्सवेल के नियम के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरी जो विधि थी वो हमने लैमर्ट वेग फिल्टर विधि के बारे में बात की, किस तरीके से इसके अंदर भी हम अलग अलग वेग पर इसको घुमाकर और ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद संघटन संख्या, उसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद माध्यम मुक्त पथ क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद में
हमने बात की है D1 D2 ये इसका n से माध्यमिक पथ का मान ज्ञात कर सकते हैं, L भी माध्यमिक पथ है, इसका भी हम इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। टक्कर या संघटन आवृत्ति इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। संघटन व्यास इस तरीके से मतलब संघटन व्यास क्या होता है, जब कोई दो अणु आपस में एक दूसरे से निकटतम दूरी पर आ जाते हैं तो उनके बीच का अंतराल संघटन व्यास होता है। उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव और उसके अलावा वाष्पीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, रुद्धोष्म प्रसार अणुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन का। अब जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए कई प्रकार की विधियां हैं, क्लॉड विधि है, लिंडे विधि है। उसके अलावा हम जो लास्ट हमने जो पढ़ी है वो विधि है कि अणुचुंबकीय पदार्थों का रुद्धोष्म विचुंबकन किस प्रकार से होगा, और अंत में जो हमारे पास कंप्रेस्ड गैसें होती हैं उनका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमने इस यूनिट को फिनिश किया है। नेक्स्ट जब हम भी इसकी फर्स्ट ईयर की वीडियो बनेगी तो हम किसी नई यूनिट के ऊपर काम करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।